नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सतपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। आज हम आपके सामने जो हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चल रहा है उसके अंदर जो हमने पहला टॉपिक उठाया है पार्लियामेंट, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और उसके आज से जो पहले जो इसका सेकंड पार्ट था उसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने जहां से इस टॉपिक को छोड़ा था वो था हमारा प्रस्ताव मतलब जो प्रपोज़ल होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। 3 प्रकार के प्रपोज़ल होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब उन 3 प्रकार के प्रपोज़लों को हम क्या है ध्यान से देखेंगे भी कैसे कैसे प्रपोजल्स जो हैं वो होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के प्रपोज़लों में सबसे पहला प्रपोज़ल जो आता है वो आता है जी हमारा इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल। इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल के अंदर क्या होता है, महत्वपूर्ण मामलों को शामिल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राष्ट्रपति को उसके महाभियोग और जैसे आप कह सकते हैं हटाते हैं, ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसको वगैरह, मतलब जो बड़े पद बड़े जैसे उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ऐसे जो संवेदनशील मामले होते हैं उनके लिए कोई भी प्रस्ताव जब लाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल। और इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल को हम मूल प्रस्ताव भी जो है नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूट प्रपोज़ल। सब्स्टिट्यूट प्रपोज़ल मतलब हमारा स्थानापन्न प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेते हैं, मतलब ये खुद मूल नहीं होते लेकिन बाद में मूल प्रस्ताव का स्थान जो है ये ले लेते हैं और सदन के द्वारा इनको क्या है स्वीकार कर लेने के बाद जो मूल प्रस्ताव होता है वो स्थगित हो जाता है, ठीक है। सप्लीमेंटल जो प्रपोज़ल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसके अंदर हम समझते हैं पूरक प्रस्ताव किनको बोला जाता है। तो ऐसे प्रस्ताव जिनका कोई स्वयं अर्थ नहीं होता और ये क्या है सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ ना हो। मतलब क्या है, ये अपने आप में इसका कोई भी अर्थ नहीं होता लेकिन ये किसी मूल प्रस्ताव से जुड़े हुए होते हैं और उसके साथ में पूरक जो हमारे विधेयक हैं उनको हम बोल सकते हैं हमारे ये प्रस्ताव मान लेते हैं हम उनके। मतलब जैसे एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी आपका प्रपोज़ल है, प्रस्ताव आपने पेश किया है, अब उस प्रस्ताव से जुड़े हुए जितने भी उसके पूरक प्रस्ताव हो सकते हैं वो सारे के सारे जो है हमारे इस सप्लीमेंटल प्रपोज़ल के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो एक और प्रस्ताव होता है, जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। निंदा प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण जो है वो बताना जरूरी होता है। एक बात है भी जो निंदा प्रस्ताव है इसको जब लोकसभा में पेश किया जाएगा, जब इसको स्वीकारने भी लोकसभा इसको स्वीकार करे उसके लिए उसका कारण बताना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ये लाया जा सकता है। किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, मंत्रियों के समूह के और पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध में क्या है ये प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मंत्री परिषद होती है उसकी नीतियों और उसके जितने भी काम हैं उन कामों के विरुद्ध में इसको लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। मतलब जैसे मैं मंत्री हूं, मैंने कोई भी काम किया है तो वो अगर काम से किसी के हित जो हैं वो आहत हुए हैं, मतलब किसी के लिए वो हानिकारक साबित हो रहा है, तो इसलिए मेरे खिलाफ क्या है कोई भी मंत्री जो है या कोई भी सदस्य जो है संसद का वो मेरे खिलाफ मेरी उस कार्रवाई, उस नीति, उस कानून के खिलाफ क्या है निंदा प्रस्ताव जो है वो ला सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो भी लोकसभा में पारित होने पर पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र जो है वो देना जरूरी नहीं होता, ठीक है। निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसे नहीं है, मतलब कोई काम तो एक मंत्री ने कोई गलत अपनी नीति बनाई होनी, पूरी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने की इसमें आवश्यकता जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये निंदा प्रस्ताव की कुछ खास बातें हैं। अब दूसरा है हमारा एक और प्रस्ताव है, बड़ा अहम है, इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। एक होता है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन सा होता है, तो ये क्या है जी लोकसभा में भी इसके लिए कारण बताना जो है वो जरूरी है। अब ये वाला जो निंदा प्रस्ताव था इसके लिए क्या है इसके स्वीकारने का कारण बताना इसमें भी जरूरी था और इसमें भी आपका जरूरी है, लोकसभा में कारण बताना जरूरी है, ठीक है। अब देखो पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध में नहीं लाया जा सकता। ये मंत्री परिषद में लोकसभा
कि विश्वास पर निर्धारित हेतु लाया जाता है। भी लोकसभा में जो मंत्री परिषद है वो उसको क्या लोकसभा में विश्वास प्राप्त है या नहीं है, इसके लिए वो क्या है अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। ठीक है, लोकसभा में पारित होने पर पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र जो है वो देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव में ऐसा नहीं था। निंदा प्रस्ताव में क्या था, तो उसमें क्या था, हमारा भी एक मंत्री के विरुद्ध लाया तो संबंधित मंत्री को ही त्यागपत्र देना हो सकता है, उससे त्यागपत्र मांगा जा सके, लेकिन क्या है पूरी मंत्री परिषद इससे क्या है इफेक्ट नहीं होती। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसपे क्या है जी अगर पारित हो जाए और मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर वो सही साबित हो जाए तो क्या है फिर वो पूरी मंत्री परिषद को ही क्या है त्यागपत्र जो है वो देना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना ये कैसे लाया जाएगा, तो इसके लिए समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति जो है वो जरूरी है। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कितने सदस्यों की सहमति जरूरी होती है अविश्वास प्रस्ताव में, तो 50 सदस्यों की आपको जरूरी जो है वो होती है। ऐसे ही हमारा एक और होता है जिसको बोलते हैं हम कटौती प्रस्ताव। अगर किसी विधेयक कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, उस पर वाद विवाद हो जाए तो क्या है कोई भी संसद का कोई भी सदस्य उस विधेयक पर मतदान कराने के लिए क्या है ये कटौती प्रस्ताव जो है वो ला सकता है। मतलब कोई भी विधेयक है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी बात है, उस बात पर अगर कोई विधेयक पर वाद विवाद हो जाए संसद के दोनों सदनों में या संसद के किसी सदन में, तो क्या है भी कोई भी सदस्य उस विधेयक पर मतदान कराने के लिए ये जो कटौती प्रस्ताव जो है ये लाया जा सकता है। और कटौती प्रस्ताव जो है ना ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है साधारण कटौती। साधारण कटौती क्या होता है, साधारण कटौती प्रस्ताव कौन सा है, जिस विधेयक पर पहले चर्चा हो चुकी हो, जिस विधेयक जो कानून जो एक कोई ऐसा प्रपोजल है जिसके ऊपर क्या है कोई चर्चा पहले हो चुकी हो और उस पर मतदान कराने के लिए क्या है जो पहला प्रस्ताव बनता है वो साधारण कटौती प्रस्ताव बनता है। दूसरा होता है हमारा घटौती घटकों में कटौती। अब किसी विधेयक व बात से जुड़े मसलों का एक ना समूह बना लिया जाता है। मतलब जैसे एक कोई विधेयक है या कोई एक मसला है या कोई एक बात है, उस बात से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको क्या है एक बंडल के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में क्या है उन सभी पर क्या है मतदान कराने के लिए ये जो है प्रस्ताव रखा जाता है। कौन सा, घटकों में कटौती। ठीक है, तीसरा है हमारा कंगारू कटौती। किसी विधेयक व मसले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण खंडों पर बहस व मतदान कराने के लिए जो है ये रखा जाता है। अब इसको कंगारू ही क्यों बोला गया, आपको पता होना जो हमारी समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है जी हमारी ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए क्या है उसमें क्या होता है जो हमारी समवर्ती सूची है तो उसमें कुछ अहम मसले होते हैं, कुछ अहम विषय होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी बात क्या बोली गई है भी किसी विधेयक से वे मसलों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण खंड जो होते हैं ना वो सारे के सारे उस पर बहस में मतदान कराने के लिए कंगारू जो है कटौती प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है, किसी विधेयक मसले से जुड़े किसी भी भाग पर चर्चा अगर नहीं हुई, मान के चलो कोई विधेयक है, कोई मसला है, कोई बात है और उस बात से जुड़ी हुई किसी बात पर क्या है कोई चर्चा संसद में कभी हुई नहीं है, तो क्या है उस पर चर्चा कराने के लिए ये प्रस्ताव जो है रखा जाता है। ठीक है, किसी भी बात पर, किसी भी बात का विधेयक के साथ जुड़ा हुआ कोई भी अगर ऐसा फैक्ट है, उस फैक्ट के ऊपर कभी चर्चा पहले नहीं हुई और उस पर चर्चा करवाने के लिए जो है ये प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको ये चीज़ें सारी जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगला है हमारा स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, अगला हमारा है स्थगन प्रस्ताव। अगला और हमारे पास प्रस्ताव है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं भी। ये होता क्या है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा कराने के लिए या चल रही सदन की जो कार्रवाई है उसको रोक कर, देखो ध्यान से दोबारा इस बात को समझने की कोशिश करना भी। मैं सिंपल बात बताता हूँ भी, सदन की कार्रवाई चल रही हो और उस कार्रवाई को रोक कर किसी ऐसे लोक महत्व के मामले पर चर्चा करवाने के लिए स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। दोबारा से बता देता हूँ,
सदन की कार्रवाई चल रही हो और उस कार्रवाई को रोककर किसी लोक महत्व के मामले पर चर्चा कराने के लिए संसद में ये स्थगन प्रस्ताव जो है लाया जाता है। अब इस प्रस्ताव को लाने के लिए क्या है, कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है, 50 सदस्यों का इसमें समर्थन आपको आवश्यक रहेगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश इसको किया जा सकता है। 2.5 घंटे तक कम से कम चर्चा नहीं होती। 2.5 घंटे से कम चर्चा कभी भी नहीं होगी। 2.5 घंटे तक मिनिमम इसके ऊपर जो है बहस जारी रखी जाती है। ठीक है, अत्यंत जरूरी मुद्दे पर ही लाया जाता है। ऐसे नहीं है भी चले और जाके स्थगन प्रस्ताव ला दिया। किसी अत्यंत जो बहुत जरूरी मामला हो उसके ऊपर ही ये स्थगन प्रस्ताव जो है लाया जाता है। पहले चर्चा हो चुके मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता इस प्रस्ताव में। मान के चलो कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पहले संसद में किसी सदन पर चर्चा हो चुकी है और किसी सदन में चर्चा उस मुद्दे पर हो चुकी है, लेकिन बाद में फिर से दोबारा उस मुद्दे को इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। न्यायालय में विचाराधीन जो मुद्दा होता है उस पर ये प्रस्ताव जो है नहीं लाया जा सकता। मतलब क्या है भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के अंदर उस मामले के बारे में बातचीत, उसके ऊपर विचार चल रही हो, तो उस मामले से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को क्या है इसमें शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थगन प्रस्ताव के ऊपर बातें थी हमारी। अब देखो एक चीज़ और होती है, संसद में इसका भी बड़ा यूज़ किया जाता है और वो कहलाता है हमारा संकल्प। ठीक है, इसको समझते हैं होता क्या है। किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी सदस्य संकल्प ला सकता है। मतलब क्या है, सरकार अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन क्या है कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही और उस सरकार को उस मुद्दों पर ध्यान दिलवाने के लिए संसद का कोई भी सदस्य उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रस्ताव या ये जो संकल्प है ये लाया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो संकल्प है ना, संकल्प की कितनी श्रेणियां होती हैं, तो संकल्प की 3 श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं हम गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जाता है ये, और शुक्रवार और दोपहर बाद इस पर बहस की जाती है। शुक्रवार का हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको पता है, और 7 दिनों में शुक्रवार का दिन ही इसके लिए जो है निर्धारित किया जाता है। और शुक्रवार भी दोपहर दोपहर का जो टाइम है वो इस संकल्प के ऊपर जो है बात की जाती है। पहली श्रेणी में गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प। दूसरा है सरकारी संकल्प। सरकारी संकल्प जो है ये किसी मंत्री द्वारा ही लाया जाता है और सोमवार से लेकर गुरुवार तक क्या है इसके ऊपर जो है बहस होती है, या आप कह सकते हो ये सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसको लाया जा सकता है। तीसरा है हमारा संवैधानिक संकल्प। संवैधानिक संकल्प ये भी मंत्री द्वारा लाया जाता है, और लेकिन क्या है संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत ही इसको लाया जा सकता है। संविधान के अकॉर्डिंगली ही इसको लाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे हमने 2-3 बातें देखी नई जो हमारे लिए हैं। एक तो होता है गैर सरकारी सदस्य, एक है सरकारी। ठीक है, सरकारी संकल्प और एक गैर सरकारी संकल्प, ये आप बोल सकते हो। सरकारी संकल्प ये होता है भी जो संसद का वो सदस्य जो मंत्री ना हो उसको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। मतलब संसद का सदस्य होगा, कोई भी व्यक्ति है वो संसद का सदस्य होगा, लेकिन क्या है वो किस सरकार में कोई मंत्री ना हो, उसके द्वारा लाया गया जो भी संकल्प होता है, प्रस्ताव होता है, उसको हम बोलते हैं गैर सरकारी। ठीक है, और सरकारी होता है किसी मंत्री के, मतलब जो उस किसी के पास कोई जैसे आप बोल सकते हैं कोई विभाग होता है और डिपार्टमेंट होता है उससे रिलेटेड, तो वो ये उसका अपना एक संकल्प बनता है। ठीक है, और गैर सरकारी संकल्प में वो सदस्य आते हैं जो क्या है भी सरकार में मंत्री नहीं होते, विदाउट मंत्री जो रहते हैं वो ये संकल्प वगैरह ये लाते हैं। ठीक है, गैर सरकारियों में। अगला है हमारा बिल मतलब विधेयक। अंग्रेजी भाषा के शब्द बिल शब्द का हिंदी अनुवाद जो है वो विधेयक है। बिल या विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि कानून का रूप देना होता है। समझ गए होंगे, आसान सी भाषा थी भी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है बिल और उसका हिंदी अनुवाद जो है वो है विधेयक। और विधेयक या बिल जो होता है वो एक प्रस्ताव होता है जिसे क्या है विधि
का रूप या रूप देना होता है, मतलब उसको कानून का रूप देना होता है। विधेयक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी और एक होते हैं गैर सरकारी। सरकारी विधेयक जो हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सरकारी विधेयक मैंने आपको बताया था, सरकारी विधेयक भी जैसे एक गैर सरकारी और सरकारी की बात की थी। सरकारी हमेशा मंत्री रहते हैं, गैर सरकारी वो होते हैं जो मंत्री नहीं होते। सरकारी विधेयक को जो है वो हमेशा मंत्री के द्वारा ही लाया जाएगा। सरकार की नीतियों को प्रदर्शित ये करता है। इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। पारित ना होने पर सदन में सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, 7 दिन का नोटिस दिया जाता है ये पेश करने से पहले। आपसे कभी भी क्वेश्चन बने सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है पहले, तो वो 7 दिनों का। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत अच्छे फैक्ट हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सरकारी विधेयक के अनुसार। गैर सरकारी विधेयक कौन से होते हैं, यहाँ इस पे बात करें तो संसद के मंत्री के अलावा कोई भी पेश कर सकता है। ठीक है, कोई भी पेश कर सकता है। विपक्षी दल के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। अब देखो मैंने वही बात की थी, सरकारी और गैर सरकारी में अंतर क्या होता है, तो सरकारी होते हैं जो मंत्री होते हैं और गैर सरकारी वो होते हैं जो संसद के सदस्य जरूर होते हैं लेकिन मंत्री नहीं होते कोई। ठीक है, तो ये गैर सरकारी मतलब ये विपक्षी दलों द्वारा ही लाए जाते हैं। ठीक है, विपक्षी दल के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। पारित होने की इसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम इसकी उम्मीद होती है। पारित ना होने पर सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे उस सरकारी विधेयक में था भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक वैसे ही क्या है यहाँ पर सरकार पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। 1 मंथ का नोटिस इसके अंदर जरूरी है इसे पेश करने के पहले। ठीक है, भी ये जब आपने गैर सरकारी कोई विधेयक जब कोई पेश करना है तो उसके लिए आपको पहले 1 महीने का जो नोटिस है वो देना पड़ेगा और सरकारी विधेयक में 7 दिनों का नोटिस जो है वो आपको ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो विधेयक होते हैं, अब ये जो विधेयक हैं हमारे, इनकी 4 श्रेणियाँ होती हैं। 4 श्रेणियाँ होती हैं विधेयक की। एक होता है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक पे बात करें तो वित्तीय विषयों से अलग सभी विधेयक जो होते हैं वो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना इस बात को। साधारण विधेयक में कौन से विधेयक शामिल किए जाते हैं, जो वित्तीय विषयों से संबंधित ना हो, वो सारे के सारे विधेयक जो हैं वो साधारण विधेयक ही माने जाते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक जो हैं, साधारण विधेयक को कानून बनाने के लिए 5 चरणों में से गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक जो है कोई भी मंत्री या सदस्य किसी भी सदन में पेश कर सकता है। ठीक है, भी 5 चरण होते हैं। अब उन 5 चरणों को समझते हैं भी कोई भी साधारण विधेयक कैसे कानून बनेगा। देखो प्रथम चरण में है, प्रथम चरण बोल दो या प्रथम पाठन बोल सकते हैं आप, प्रथम फर्स्ट स्टडी बोल सकते हैं इसकी। ठीक है, मंत्री जिस सदन में पेश करेगा उस सदन को अग्रिम सूचना जो है वो देगा वो। अब कोई भी, जैसे मैं मंत्री हूँ और मैंने लोकसभा में अगर वो पेश करना है तो मेरे को क्या है, जो लोकसभा हमारा सदन है उसको पहले मेरे को वो अग्रिम सूचना जो है वो देनी पड़ेगी। सदन अनुमति देगा और मंत्री जिसने वो पेश किया है उसका शीर्षक, उसका उद्देश्य भी बताएगा। अब देखो 2-3 बातें हैं इसमें। मैंने अगर वो साधारण विधेयक में लेकर आया हूँ, जिस सदन में लेके आया हूँ, पहले तो मेरे को उसमें अग्रिम सूचना देनी होगी। साथ ही क्या है, सदन जब मेरे को अनुमति देगा फिर क्या है, मैं उस विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य भी बताऊँगा। बाद में क्या होगा, विधेयक को भारत राज्य पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा। भारत का जो आप कह सकते हैं जो एक पेज होता है, जैसे आप किसी फर्म के ऊपर जैसे टैग लगा होता है वैसे एक पेज है, ऐसे ही भारत सरकार का भी अपना एक राजपत्र होता है, उसके ऊपर उसको लिखा जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। इस चरण में बहस नहीं होती। विधेयक का राजपत्र पर प्रकाशित होना ही इसका प्रथम पाठन जो है वो कहलाता है। ठीक है, दूसरा चरण देख लेते हैं इसका। दूसरे चरण में क्या होगा, तो द्वितीय पाठन जो होता है इसका विस्तृत समीक्षा की जाती है। उसकी पूरी जो बात है वो खंगाली जाएगी, कैसे विधेयक है, क्या है, किसके बारे में है, वो सारी चीज़ें विस्तृत समीक्षा की जाएगी। विधेयक को अंतिम रूप जो है वो इसमें दूसरे चरण में दिया जाता है और इसके 3 स्टेप हैं। साधारण इसमें बहस होती है, समिति द्वारा इसकी जांच होगी, फिर विचाराधीन अवस्था इसके ऊपर लागू की जाएगी। ठीक है,
तीन चरण इसके हम देख रहे हैं। तीसरा चरण हम देखते हैं। तीसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण को मैं दोबारा थोड़ा बता दूं आपको क्या है। दूसरा चरण जो है इसमें कोई भी विधेयक, जैसे मैंने अभी कोई विधेयक जो है वो सदन में पेश किया था तो उसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद उसको विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस 3 स्टेप में ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगी। दूसरे चरण में पहले तो साधारण बहस होगी उस पर, फिर उसके बाद समितियों के द्वारा उसकी जाँच की जाएगी। जाँच करने के बाद उसको देखा जाएगा भी वो विचार करने लायक है या नहीं है, उसकी विचारणीय अवस्था देखी जाएगी। ठीक है। और तीसरा चरण जो हमारा आता है इस साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए, तीसरा चरण जो है वो क्या होगा, थर्ड पाठन आप बोल सकते हो, तृतीय इसमें आप कह सकते हो पाठन। इसकी थर्ड स्टडी जो है वो कैसे की जाएगी, क्या होगा, विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने पर चर्चा होती है। यदि सदन स्वीकार कर ले तो विधेयक को दूसरे सदन के लिए भेज दिया जाता है। इस चरण में विधेयक को कोई संशोधन नहीं किया जाता। विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन जो है वो इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है। चौथा चरण जो है, दूसरे सदन में अब विधेयक पहुंच चुका है। अब हम यहाँ तीसरे चरण में क्या बात की थी, भी विधेयक को स्वीकार और अस्वीकार किया जाएगा सदन के द्वारा। अगर सदन स्वीकार कर ले तो फिर उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। जब दूसरे सदन में पहुँच गया तो फिर वहाँ पर चौथा चरण हमारा आ जाता है और वो है दूसरे सदन में विधेयक। दूसरे सदन में 3 बार इसका पाठन जो है वो किया जाएगा। इसके बाद देखो चौथे चरण में क्या होगा, जो हमारा दूसरा सदन है जिसमें वो विधेयक पहुंचा है उस सदन में उसके ऊपर 3 बार उसका जो है स्टडी किया जाएगा, पाठन किया जाएगा। उसके बाद सदन उसी रूप में विधेयक को पारित कर प्रथम सदन को भेज देगा। सदन विधेयक में संशोधन करने के बाद पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। सदन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है। सदन कोई भी कार्रवाई ना करके उस विधेयक को निलंबित भी कर सकता है। अब देखो इन बातों को समझो क्या है। चौथा चरण है, चौथे चरण में कैसे होगा, चौथे चरण में जैसे दूसरे सदन में जैसे ही वो विधेयक गया उसके ऊपर 3 कंडीशन आएंगी। कैसे 3 चरण आएंगे, 3 पाठन, 3 तरीके से उसके ऊपर उसकी स्टडी की जाएगी। पहला क्या है, सदन उसी रूप में उस विधेयक को, जिस रूप में वो पहले सदन ने उसको भेजा है, दूसरा सदन उसको वैसे ही पास करके, पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज देगा। दूसरे में क्या हो सकता है, सदन विधेयक को उसमें क्या है कुछ चीज़ें ऐड कर देगा, संशोधन कर देगा या कुछ चीज़ों को काट देगा, उसके बाद पारित करेगा और फिर दोबारा से उसको प्रथम सदन को भेज दिया जाएगा। या आप बोल सकते हैं सदन विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, ये उस सदन के पास पावर है। दूसरा क्या है, सदन उस पर कोई भी कार्रवाई ना करके क्या करेगा, उस विधेयक को लंबित भी कर सकता है। अब इसके अंदर 2-3 बातें जो है वो नोट में याद रखना आपने। अगर सदन संशोधन करके विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेज दे और दूसरा सदन उस विधेयक में सदन के द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार कर ले तो विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। अब इस बात को दोबारा से समझ लो क्या है, भी मान के चलो भी पहले सदन ने जब पारित करके उसको दूसरे सदन में भेजा था विधेयक को, तो विधेयक पे दूसरे सदन ने जो कार्रवाई की है उसमें क्या है भी उन्होंने कुछ संशोधन किया है और संशोधन करके विधेयक को पारित कर दिया है और पारित करके वापस उसको प्रथम सदन के पास भेजा गया है और प्रथम सदन ने क्या किया है उसको क्या है उसके संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार दोनों सदनों के द्वारा ये जो विधेयक है इसको पारित माना जाएगा। ठीक है, नोट में था ये। और अगली कंडीशन जो इसमें आ सकती है वो क्या है भी, मान के चलो एक तो था भी संशोधन कर दिया सदन ने, और एक ये है दूसरी कंडीशन, अगर जो सदन है जिसमें दूसरे में भेजा गया है उसने क्या है संशोधन किया है, लेकिन संशोधन करने के बाद जब उसने प्रथम सदन को भेजा तो उसने अस्वीकार कर दिया, उस संशोधन को नहीं माना जो उन्होंने करके भेजा है। या मान सकते हैं भी सदन जो विधेयक को अपने पास रख के 6 मंथ तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है। अब देखो भी एक सदन ने तो पास कर दिया और दूसरे सदन में भेजा गया और उस सदन ने क्या किया है उस विधेयक को ना तो
उस पर कोई अपनी सहमति जारी की है, ना ही उसमें कुछ उसमें संशोधन किया है, और उन्होंने अपने पास क्या है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो अपने पास उसको 6 महीने तक उस पर कोई भी कार्रवाई अगर ना करे तो दोनों सदनों में क्या है गतिरोध पैदा हो जाता है। और इस गतिरोध को मिटाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक को बुलाएगा, और बुलाने के बाद क्या हुआ, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से ये विधेयक जो है पारित कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, बहुमत से ये इसको फिर पारित जो है करवाया जाएगा। और ये जो सदनों की संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, और इसका जो अध्यक्षता की जाती है वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, 5वां चरण क्या होगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब देखो, सदनों ने जो विधेयक है उसको पारित कर दिया, सदनों ने विधेयक को पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के पास क्या है, इसके ऊपर 3 विकल्प हैं। क्या करेगा, वो अपनी स्वीकृति भी दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी उस विधेयक को भेज सकता है, स्वीकृति देने हेतु अपने पास भी रोक सकता है, रोक के रख सकता है, उसमें वो वीटो पावर भी यूज़ कर सकता है, अपने पास भी रख सकता है। तो ये 3 विकल्प हैं उसके पास। अब देखो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है, मतलब कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार करने पर विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है, मतलब वो फिर उसका तात्पर्य ही नहीं रहता, उसका कोई भाव नहीं रहेगा अगर राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर दे। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भी भेज दे, और बाद में सदन उस संशोधन करे या बिना संशोधन के उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दे, तो राष्ट्रपति को क्या है स्वीकृति देने के लिए वो बाध्य है। अब इस बात को दोबारा से समझ लेना होगा क्या, भी मान के चलो राष्ट्रपति ने क्या किया है, जो विधेयक उसके पास गया है उसने क्या है, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, और बाद में क्या है सदन ने उसमें राष्ट्रपति के कहने पर पुनर्विचार किया है, और उसमें या तो संशोधन किया है या वो बिना संशोधन के दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को क्या है उसके ऊपर स्वीकृति जो है अपनी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास एक और विधेयक होता है जिसको हम बोलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक मतलब मनी बिल की इसकी जो परिभाषा है, यहाँ जो इसका वर्णन किया गया है वो आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 में इसका जो वर्णन हमें मिलता है, कोई भी विधेयक जो किसी भी कर का अधिरोपण करने, उसमें परिवर्तन करने, उसका विनियम करने के से संबंधित हो तो उसको क्या बोला जाएगा, धन विधेयक बोला जाएगा, मनी बिल बोला जाएगा। मतलब इस बात का क्या है, कोई भी विधेयक जो किसी भी प्रकार के टैक्स से संबंधित हो, टैक्स लगाने, नया टैक्स लगाना हो, या कोई नए टैक्स में क्या है किसी प्रकार का पुराने टैक्स में किसी भी प्रकार का आप बोल सकते हैं संशोधन करना हो, या उसको कम करना हो या बढ़ाना हो, तो इसके बारे में जो ये जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक होता है उसको मनी बिल बोला जाता है, धन विधेयक बोला जाता है। और आर्टिकल नंबर 110 में इसका जो है वर्णन हमें मिलता है। भारत का आकस्मिक निधि व संचित निधि से धन, देखो भारत की आकस्मिक निधियां होती हैं, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। भारत का आकस्मिक निधि और संचित निधि में से धन जमा करने और निकलवाने से संबंधित होता है ये। ठीक है, केंद्र व राज्यों की निधियों का लेखा परीक्षण करके संचित निधि से किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा से संबंधित किसी भी विधेयक को क्या है, धन विधेयक जो है बोला जाएगा। ठीक है, तो ये धन विधेयक के बारे में बातें थी सारी, आप समझ गए होंगे सारी बातों को भी। क्या है, जो भी भारत की संचित निधि है या जो आकस्मिक निधि है उसमें से धन जमा करना हो या उसमें से निकालने से संबंधित कोई भी विधेयक है वो मनी बिल है। कोई भी विधेयक जो टैक्स को लगाने और टैक्स को अधिरोपण करने, या आप कह सकते हो उसमें सुधार करने, उसको कम या बढ़ाने के लिए संबंधित हो तो वो भी हमारा क्या है, मनी बिल है। केंद्र और राज्यों का जो लेखा परीक्षण होता है उससे संचित निधि में से किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति करनी हो या उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई भी विधेयक हो तो उसको क्या है, हम धन विधेयक बोलेंगे। अब इसमें एक नोट भी याद रखना आप, क्या होगा, कोई भी विधेयक जो किसी भी प्रकार के जुर्माने की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता हो, किसी भी स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, कर में वृद्धि परिवर्तन से संबंधित हो तो धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। देखो क्या है, नोट में बोला गया है भी कोई भी ऐसा विधेयक जो किसी भी प्रकार के जुर्माने से संबंधित हो,
जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए, कोई भी सेवाएं जो की गई हैं उनके लिए जो फीसों की मांग करता हो, किसी भी स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स का अधिरोपण या उसमें वृद्धि परिवर्तन से संबंधित हो, तो वो धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हुई हमारे पास, एक तो हो गया फिर साधारण विधेयक, एक हो गया हमारे पास धन विधेयक। अब इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है इसको समझ लेते हैं। साधारण विधेयक जो है ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, धन विधेयक जो है ये ओनली लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, साधारण विधेयक जो है ये मंत्री और गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी ये किया जा सकता है, और ये जो धन बिल होता है ये ओनली मंत्री ही पेश करेगा। राष्ट्रपति की जो संतुति के जरूरी नहीं है, मतलब राष्ट्रपति कि इसमें आपको कह सकते हैं भी, जैसे धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक को जब किसी भी आप बोल सकते हैं लोकसभा में जब पेश किया जाता है तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की जो कह सकते हैं नज़र में होना चाहिए, वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना वो क्या है एक सदन में पेश नहीं किया जा सकता धन विधेयक को। लेकिन साधारण विधेयक को क्या है किसी भी सदन में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की जो है आवश्यकता आप कह सकते हैं अनुमति की नहीं पड़ती। इसमें आपकी धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की संतुति जो है वो जरूरी है। दूसरा, राज्यसभा संशोधन व अस्वीकार कर सकती है। देखो साधारण विधेयक जो है ना उसको राज्यसभा जो है ना वो अस्वीकार भी कर सकती है और उस विधेयक के अंदर राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है। कैसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है भी जो राज्यसभा है भी वो साधारण विधेयक में क्या संशोधन कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। क्या उसको अस्वीकार कर सकती है? कर सकती है। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है हमारी धन विधेयक में नहीं लागू होती। राज्यसभा जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। इस धन विधेयक के मामले में धन विधेयक जो है वो ओनली लोकसभा में ही पेश होगा, और लोकसभा में क्या है जब पेश हो जाए तो राज्यसभा उसके ऊपर क्या है किसी भी प्रकार का संशोधन उसको अस्वीकार जो है वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई संस्था है और वो बनाई गई है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो वो लोगों से संबंधित है, इसलिए उसमें वो क्या है ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो लोकसभा को दी जाएगी। राज्यसभा क्या है साधारण विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक के मामले में वो केवल अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। अगर वो 14 दिन तक रोक ले तो इसके बाद भी क्या है धन विधेयक को पारित समझा जाता है दोनों सदनों के द्वारा। पारित अगर ये साधारण विधेयक कोई भी जो साधारण विधेयक है वो पारित ना होने पर सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन क्या है जब धन विधेयक क्या है ना पारित हो तो उसको क्या है पूरी सरकार को क्या है त्याग पत्र देना जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब दूसरी और भी बात है इसमें क्या हो सकता है, जो राष्ट्रपति है वो साधारण विधेयक को क्या कर सकता है वो पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोकसभा में जब धन विधेयक पेश किया जाता है ना तो वो राष्ट्रपति की संतुति से ही किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के कहने पर ही किया जाता है, वो सारा उसको दिखाकर किया जाएगा। दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुला सकता है साधारण विधेयक के मामले में। धन विधेयक के मामले में क्या है इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आती, इसमें कोई ऐसा राय ही नहीं बनती भी आपको संयुक्त बैठक करवानी पड़ेगी, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो इस मामले में ये कंडीशन जो है वो नहीं होती। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है संयुक्त बैठक जो है वो किस प्रकार के विधेयक पे बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है साधारण विधेयक पर। धन विधेयक में कभी भी नहीं बुलाया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो धन विधेयक से संबंधित हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वो ही अंतिम होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के धन विधेयक पर दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती। अगर मान के चलो लोकसभा अध्यक्ष ने उस धन विधेयक पर कोई भी अपना निर्णय जो दिया है और जो मंत्रिपरिषद है वो उसको चुनौती नहीं दे सकती अगर उसने कुछ अपना जो भी निर्णय दिया है उसने। ठीक है, धन विधेयक जो है ये हमेशा लोकसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पेश किया जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो अगली बात है, राज्यसभा अगर धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक लेती है तो वापस नहीं करती, तो दोनों सदनों में उसके द्वारा पारित समझा जाता है। इसके बारे में भी हमने बात की थी आपके पीछे। धन विधेयक पर क्या है राज्यसभा की शक्ति जो है वो सीमित है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है किस प्रकार के विधेयक पर जो राज्यसभा होती है उसकी शक्ति जो है वो क्या सीमित होती है, तो वो होती है हमारी धन विधेयक के मामले में। राज्यसभा क्या है कमज़ोर है, किस मामले में? धन विधेयक के मामले में। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब आपको पता है दोनों सदनों में संयुक्त बैठक किस प्रकार के विधेयक पर बुलाई जाती है, तो वो बुलाई जाती है हमारी जो
साधारण विधेयक होता है उसके मामले में। अब राष्ट्रपति ही इस संयुक्त बैठक को बुलाता है। कब बुलाएगा? जब किसी विधेयक को दूसरे सदन अस्वीकृत कर दे, जब दूसरे लोकसभा में पास कर दिया गया लेकिन राज्यसभा ने रोक लिया, जहाँ राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा ने रोक लिया, तो इस प्रकार दोनों सदनों में जब गतिरोध पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक जो है वो बुलाएगा। सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से इनकार कर दे। मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूं, लोकसभा में हमने कोई विधेयक जो है वो पेश किया है, मान के चलो मैं मंत्री हूं और मैंने क्या है लोकसभा में अपना कोई भी विधेयक जो है साधारण विधेयक पेश किया है, ठीक है, और उस विधेयक पे क्या है सदन ने पास कर दिया है, और पास करने के बाद क्या है जब दूसरे सदन को भेजा गया तो दूसरे सदन ने क्या किया है उसमें संशोधन करके दोबारा हमारे पास भेज दिया है। तो हमारे पास जब भेजा गया लोकसभा के पास, तो उस लोकसभा ने क्या है उस संशोधन को मानने से क्या है इनकार कर दिया हो, तो इस प्रकार उन दोनों में गतिरोध पैदा हो गया, ठीक है। तब भी क्या है राष्ट्रपति ये संयुक्त बैठक जो है बुलाएगा। जब सदन विधेयक को पास किए बिना अपने पास 6 महीनों से ज़्यादा समय तक रख ले तो क्या है हम कह सकते हैं गतिरोध पैदा हो गया है, और उसकी वजह से क्या है राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया जाएगा। इस संयुक्त बैठक में अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक जो है, बैठक में क्या है कोरम के ऊपर बात की जाएगी। बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। देखो संयुक्त बैठक में क्या है उसको जो भी सदस्य हैं दोनों सदनों के, उनका 10वां भाग जो बनेगा उस उतने मेंबर होने चाहिए और उनकी सहमति होगी तो उसको पास किया जाता है। संयुक्त बैठक में क्या है दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले जो सदस्य हैं उनकी संख्या से बहुमत से पारित उसको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी संयुक्त बैठक में। अब इसके ऊपर एक नोट भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बात को। जो भी बात नोट में लिखी जाए उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको प्रायोरिटी देने की जो है वो आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, आपको उसमें देखना है क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी उसको ज़्यादा क्लियर कर जाती हैं। संयुक्त बैठक में क्या है संशोधन केवल तब ही किया जा सकता है जब दोनों सदन अंतिम निर्णय ना ले सके। देखो संयुक्त बैठक में पहली बात तो किसी भी प्रकार का संशोधन जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जब दोनों सदनों के बीच में क्या है दोनों सदनों का जो निर्णय है वो अंतिम ना हो, भैया वो अपना निर्णय ना ले सकें तो क्या है उसके अंदर जो है संशोधन करना अति आवश्यक हो जाता है। अब इसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बन जाते हैं। 1950 से अब तक क्या है 3 बार संयुक्त बैठक जो है वो हो चुकी है। पहली हुई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक के ऊपर 1960 में पहली बार, फिर हुई थी बैंक सेवा आयोग विधेयक पर 1977 में, फिर हुई थी आतंकवाद निवारण विधेयक पर 2002 में। तो ये हमारा जो संयुक्त बैठक वाला जो टॉपिक था ये आज यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे जो बजट वगैरह हैं उनके ऊपर, संसद में जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो सेशन था इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें जो थी हमने बताने की कोशिश की और उम्मीद भी करते हैं आपको सभी को समझ भी आई होगी। और हमने आज दोबारा से मैं आपको बता दूँ क्या पढ़ा है हमने, तो इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं क्या पढ़ा है। तो हमने देखा है इसके अंदर भी जो हमारे सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था भी जो हमारे प्रस्ताव होते हैं वो कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। उसके अंदर प्रस्तावों में हमने देखा 3 प्रकार के प्रस्ताव, इम्पोर्टेंट प्रपोजल, सब्स्टिट्यूट प्रपोजल और उसके बाद सप्लीमेंटल प्रपोजल। फिर उसके बाद हमने और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव देखे जैसे निंदा प्रस्ताव। फिर उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हमने पढ़ा, अविश्वास प्रस्ताव उसके बारे में देखा। फिर कटौती प्रस्ताव के बारे में हमने जाना, कटौती प्रस्ताव जो है 4 प्रकार की कटौती प्रस्ताव होते हैं वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हमने सत्गन प्रस्ताव के बारे में बात की, ये भी आपने पढ़ा ध्यान से। फिर हमने देखा संसद के अंदर जो संकल्प वगैरह लाए जाते हैं वो मंत्रियों के द्वारा, वो संकल्पों के बारे में हमने बात की, वो सारी चीज़ें देखी। इसमें संकल्पों की 3 श्रेणियाँ थी, गैर सरकारी और सरकारी, और उसके बाद संवैधानिक संकल्प, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा भी कुछ विधेयक या बिल जो होता है वो क्या होता है, बिल या विधेयक क्या होता है, तो इसके बारे में हमने इसकी भी आपको
आपको बताया भी क्या होता है, और ये दो प्रकार का है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक भी आपको मैंने इसके बारे में हर एक चीज़ आपकी नॉलेज में लाई, और उसके बाद गैर सरकारी विधेयक की बात की हमने, और गैर सरकारी विधेयक के बारे में भी जो बातें हो सकती थी वो सारी हमने बताई। दूसरी बात अब इसके बारे में हमने क्या करी, भी जो विधेयक होता है उसकी कितनी श्रेणियां होती हैं, तो वो चार श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी थी हमने पढ़ा था, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक के बारे में हमने हर एक चीज़ के बारे में इसमें देखा भी। उसको साधारण विधेयक को कानून बनने के लिए कितनी प्रकार की जो प्रोसेस है उसके अंदर से गुजरना पड़ता है, कितने स्टेप हैं, तो वो सारे स्टेप हमने बताया था। प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, और उसके बाद जो हमारा 5वां स्टेप था उसके अंदर राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो ली जाती है। ये सारी कंडीशंस जो इसमें थी वो सारी हमने तमाम जानकारी इसके अंदर हमने जो है हासिल की। अगला हमने पढ़ा था धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, तो धन विधेयक के बारे में हमने बात बताई, जो पैसे टके से संबंधित होगा। और इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, जो भी कोई जुर्माने से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की फीसों की मांग करता हो, तो ऐसे प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनको क्या है, धन विधेयक जो है वो नहीं माना जाता। फिर हमने देखा भी साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या होता है, तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी हैं, आप इसको भी ध्यान में रखोगे। फिर हमने उसके बाद देखा भी जो हमारी जो सदन होता है, संसद होती है, उसके अंदर जो दोनों सदनों में अगर मान के चलो किसी भी प्रकार का गतिरोध पैदा हो जाए तो वो क्या है, जाकर ख़त्म किया जाता है। कैसे, तो संयुक्त बैठक से। और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता उसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो उसके अंदर भी तमाम बातें थी, और उसको कैसे पास किया जाएगा उस संयुक्त बैठक में, तो वो जो तमाम उसके उपस्थित सदस्य हैं और मत देने वाले सदस्य जो हैं उनके बहुमत से उसको पारित किया जाएगा। और कॉरम जो वो उसका माना जाता है वो 1/10 माना जाता है उसके टोटल सदस्य संख्या का। ठीक है, तो ये हमने बात देखा, और 3 बार आज तक संयुक्त बैठक जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो ये तमाम बातें थी हमने जो आज के सेशन में पढ़ी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी को समझ में आया होगा बातों का। और कल हम दोबारा से आपके सामने जो नेक्स्ट आएंगे तो कुछ और संसद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको समझानी है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको हमारा सेशन ये अच्छा लग रहा हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ जो हमारे जो विद्यार्थी ऐसे हैं, बच्चे हैं कई जो घर से फीस देकर नहीं पढ़ सकते, तो प्लीज़ उन तक आप इसका जो है अप्रोच कीजिए, उन तक पहुंचाइए। इसी से हमारा जो है, हमें इसी से ही आत्मिक शांति जो है मिल जाएगी। ठीक है, इतना ही चाहते हैं हम आपसे, और कुछ नहीं चाहते। और मैक्सिमम आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी, अगर नहीं लगती तो भी, अगर लगेगी तो भी हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगी, भी हमें आपसे मोटिवेट होते रहेंगे। और अगर आपने कुछ उसको कमेंट में अगर वैसी भी कोई चीज़ बताते हो जो हमें कमी है, तो वो भी हम क्या है उसको ओवरकम करने की जो है अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल तर्कशील पंजाब एजुकेशन खुब्बन पर। मेरा नंबर इसके अंदर मैंने आपको जगह जगह पे लिखा हुआ है। आप अगर कोई भी डाउट हो तो किसी भी प्रकार का आप फ़ोन कर सकते हैं। एनी टाइम आपका हर एक सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।